हेलो। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो कि है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। बात करें हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की तो इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल मॉड्यूलेटर्स। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है हमारा सल्फोनिल यूरिएज, सेकंड है हमारा नॉन सल्फोनिल यूरिएज जिनको कि हम मेग्लीटिनाइड बोलते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं सल्फोनिल यूरिएज के बारे में, जिसको कि हम टू टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिएज और नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिएज। बात करें अगर हम फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिएज की तो इसमें आता है टॉलब्यूटामाइड, टॉलजामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। रेयरली यूज्ड नाउ इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। मींस ये जो फर्स्ट जनरेशन के सल्फोनिल यूरिएज हैं अभी ये रेयरली यूज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, बिकॉज सेकेंड जनरेशन की न्यू सल्फोनिल यूरिएज आ गई है मार्केट में। अब बात करें अगर सेकेंड जनरेशन की तो इसमें हमारा एग्जांपल है ग्लिम्पिराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लीब्यूराइड। नेक्स्ट है हमारा नॉन सल्फोनिल यूरिएज जिनको कि हम मेग्लीटिनाइड्स बोलते हैं। इसमें हमारी दो ड्रग आती हैं। फर्स्ट है हमारा नाटिग्लिनाइड, सेकंड है हमारा रिपाग्लिनाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मींस कि इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट है सल्फोनिल यूरिएज स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक साइट ऑन द बीटा सेल पोटेशियम चैनल कॉम्प्लेक्स SUR, जिसको बोलते हैं सल्फोनिल यूरिएज रिसेप्टर एंड इनहिबिटिंग इट्स एक्टिविटी। मींस ये जो सल्फोनिल यूरिएज होते हैं ये इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे? ये जो बीटा सेल होती है उस पे जो पोटेशियम चैनल होता है उस पे बाइंड करते हैं, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटीपी चैनल इनहिबिशन कॉजेज द सेल मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन एंड द कैस्केड ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द इंसुलिन सेक्रेशन। मींस ये जो पोटेशियम चैनल का इनहिबिशन होगा इससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का डिपोलराइजेशन होगा और उसके बाद डिफरेंट कैस्केड ऑफ इवेंट्स होंगे जिससे हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है the acute administration of sulfonyl urease to the patient with type 2 diabetes increase insulin release from the pancreas। मीन्स अगर हम सल्फोनिल यूरियस का एक्यूट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है उसमें इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देगा पैनक्रियास से। बट जब आप क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है, इंसुलिन के लेवल को कम कर देता है। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। With chronic administration, circulating insulin level decline to those that existed before treatment, but despite this reduction in insulin level, reduced plasma glucose level are maintained। मीन्स अगर हम क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सल्फोनिल यूरिएज का तो जो प्लाज्मा इंसुलिन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, बट जो रिड्यूस प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है वो मेंटेन होता है। अब ऐसा होता क्यों है उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। The absence of acute stimulatory effect of sulfonylureas on the insulin secretion during the chronic treatment is attributed to down-regulation of cell surface receptor for sulfonylureas on the pancreatic beta cell। Means जो pancreatic beta cell होती है उस पर जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं किसके लिए, सल्फोनिल यूरिएज के लिए, उसका डाउन रेगुलेशन होता है जिसके वजह से क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो इंसुलिन का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, सेम पॉइंट्स को अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल में ग्लूट के थ्रू अंदर आता है जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये जो एटीपी है ये पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करता है जिससे पोटेशियम का कंडक्टेंस कम हो जाता है, ट्रांजिएंट डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम का लेवल इनसाइड द सेल इंक्रीज होता है। ये जो इंक्रीज कैल्शियम का लेवल है ये वेसिकुलर इंसुलिन का रिलीज कराता है कहाँ पे, प्लाज्मा में, जिससे प्लाज्मा इंसुलिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। ये इसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब बात करें जो हमारा सल्फोनिल यूरिएज है वो कहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है इसको इनहिबिट करता है कौन, सल्फोनिल यूरिया और मेग्लीटिनाइड कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं। तो ये जब इसको इनहिबिट करेगा तो इससे डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन होगा तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, वेसिकुलर इंसुलिन
जो है उसका रिलीज होगा, जिससे प्लाज्मा में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक साइज का सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडीएमई प्रोफाइल, मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। बात करें इसमें फर्स्ट पॉइंट की, तो सल्फोनिल यूरियस आर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, मींस ये जीआई ट्रैक्ट से इजिली इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फूड एंड हाइपरग्लाइसीमिया कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन, मींस फूड और हाइपरग्लाइसीमिया का इस पे निगेटिव इफेक्ट होता है, ये इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। थर्ड पॉइंट है सल्फोनिल यूरियस इन प्लाज्मा आर लार्जली 90 to 99% bound to the protein, especially albumin protein, मींस ये जो सल्फोनिल यूरियस कैटेगरी की ड्रग है वो 90 to 99% एल्ब्यूमिन से बाउंड फॉर्म में होती हैं। मींस एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये जो सल्फोनिल यूरियस है ये इसके साथ बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, although their half lives are short 3 to 5 hours, their hypoglycemic effect are evident for 12 to 24 hours and they are often can be administered once daily, मींस इसका जो सल्फोनिल यूरियस है इनका जो हाफ लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है, मींस 3 to 5 आवर है, बट जो इनका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है वो 12 to 24 आवर तक रहता है, और इनको हम वंस डेली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मींस दिन में एक बार लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेटाबॉलिज्म के बारे में। द लीवर मेटाबोलाइजेस ऑल सल्फोनिल यूरियस एंड द मेटाबोलाइट आर एक्सक्रेटेड इन द यूरिन, मींस इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये एक्सक्रेशन इनका किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, thus sulfonyl urease should be administered with caution to the patient with either renal or hepatic insufficiency, मींस इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और इसका एक्सक्रेशन यूरिन में होता है। मींस अगर कोई हिपैटिक इनसफिशियंसी और रीनल इनसफिशियंसी वाला पेशेंट है तो इसमें जब हम सल्फोनिल यूरियस को देंगे तो उसके लिए हमें स्पेशल केयर की नीड होगी। ओके, अब बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट की। इसके एडवर्स इफेक्ट को हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है कॉमन साइड इफेक्ट, नेक्स्ट है लेस फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट, और थर्ड है रेयर इफेक्ट। अब बात करें अगर कॉमन साइड इफेक्ट की, तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कोमा भी आ जाता है पेशेंट को, तो हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है वेट गेन, जो कि 1 to 3 kg हो जाता है। अब बात करें अगर लेस फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट की, तो उसमें नाउजिया है, वॉमिटिंग है, कोलेस्टैटिक जॉइंडिस है, एग्राइनुलोसाइटोसिस है, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो जाता है, ए प्लास्टिक और हिमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट है जनरलाइज्ड हाइपरसेंसिटिविटी या डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं। ओके, अब बात करें अगर रेयर इफेक्ट की, तो इसमें है एल्कोहल इंड्यूस फ्लशिंग, मींस डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। ओके, तो ये इसके बेसिकली एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनिल यूरियस कैटेगरी की ड्रग्स के। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम इसको 2 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक वो ड्रग इंटरेक्शन जो इसके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को इंक्रीज कर दे, और दूसरा वो ड्रग इंटरेक्शन जो इसके हाइपोग्लाइसेमिक या ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर दे। तो बात करते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन दैट इंक्रीज द हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, मींस हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को जो बढ़ा देते हैं। अगर बात करें उसकी मैकेनिज्म की, तो उसके 3 मैकेनिज्म हो सकते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक मेटाबॉलिज्म कम हो जाए। डिक्रीज रीनल एक्सक्रेशन, सेकंड पॉइंट है, मींस उसका रीनल एक्सक्रेशन कम हो जाए। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग, मींस प्रोटीन से जो बाउंड फॉर्म में होता है उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अब बात करें एग्जांपल की, तो इसके एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स, क्लोफिब्रेट, सैलिसिलेट्स एंड एथेनॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल ड्रग क्लासेस की, तो ये सब भी जो ड्रग की क्लासेस है ये इसके हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें आता है हमारा एंड्रोजन, एंटीकोगुलेंट्स, एजोल, एंटीफंगल्स, क्लोरामफेनिकोल, फेनफ्लुरामीन, फ्लूकोनाजोल, जेमफिब्रोजिल, H2 एंटागोनिस्ट, मैग्नीशियम साल्ट, मिथाइल डोपा, माओ इनहिबिटर्स, माओ मींस मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, प्रोबेनेसाइड, सल्फीनापाइराजोन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स दैट डिक्रीज द ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म है फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, मींस हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दे रीनल एक्सक्रेशन को। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज कर दे इंसुलिन के सेक्रेशन को। अगर बात करें हम इसकी एग्जांपल की, तो इसमें आता है हमारा बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कोलेस्टाइरामीन,
डायजॉक्साइड, एस्ट्रोजेंस, हाइडेंटोइंस, आइसोनियाजिड, निकोटिनिक एसिड, फिनोथायाजीन्स, रिफैम्पिन, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, थायाजाइड, डायूरेटिक्स एंड यूरिनरी एल्कलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिपाग्लिनाइड जो कि मेग्लिटिनाइड कैटेगरी का है। ये नॉन सल्फोनिल यूरिएज कैटेगरी की ड्रग है जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को इनहिबिशन। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट ड्रग है रिपाग्लिनाइड जिसका फर्स्ट पॉइंट है रिपाग्लिनाइड स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज बाय क्लोजिंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द पैनक्रियाटिक बीटा सेल। मींस इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है कि स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के रिलीज को, कैसे, क्लोज करते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को, कहां पे, पैनक्रियाटिक बीटा सेल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड रैपिडली फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट एंड पीक लेवल आर ऑब्टेन्ड विद इन 1 आवर। मींस ये जो ड्रग होती हैं ये जीआई ट्रैक्ट से रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं और इनका पीक कितने में होता है, 1 आवर्स में। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो ये इसकी टी हाफ के बारे में है जो कि अबाउट 1 आवर है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज फीचर अलाउ फॉर मल्टीपल प्री प्रेंडियल यूज। बात करेगा प्री प्रेंडियल पोस्ट प्रेंडियल क्या है, तो मील से पहले का जो टाइम होता है उसको हम प्री प्रेंडियल बोलते हैं और मील के बाद के टाइम को हम पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपाग्लिनाइड इज मेटाबोलाइज्ड प्राइमरली बाय लीवर CYP3A4 टू इनएक्टिव डेरिवेटिव्स। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है CYP3A4 के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिकॉज ए स्मॉल प्रपोर्शन अप्रॉक्स 10% इज मेटाबोलाइज्ड बाय किडनी, डोजिंग ऑफ ड्रग इन पेशेंट विद रीनल इनसफिशियंसी आल्सो शुड बी परफॉर्म्ड कॉशियसली। मींस जो इनका स्मॉल प्रपोर्शन में मेटाबॉलिज्म होता है वो किडनी में भी होता है। तो जो रीनल इनसफिशियंसी वाले पेशेंट हैं अगर हम उनको ये ड्रग दे रहे हैं रिपाग्लिनाइड तो फिर क्या होगा कि हमें स्पेशल केयर की नीड होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ रिपाग्लिनाइड इज हाइपोग्लाइसीमिया। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन ड्रग्स में पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ रिपाग्लिनाइड बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स और अल्टरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। इसमें बात करें कि ऐसे कौन सी ड्रग है जो इसको डिस्प्लेस करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, तो उसमें है बीटा ब्लॉकर, क्लोरामफेनिकॉल, कौमरिन डेरिवेटिव, माओ इनहिबिटर्स, एनसेड्स, प्रोबेनिसाइड, सैलिसिलेट्स एंड सल्फोनामाइड। और जो इसकी मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं उसमें आता है हमारा जिम फिब्रोजिल, इट्राकोनाजोल, ट्राइमेथोप्रिम, साइक्लोस्पोरिन, सिमोस्टैटिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो ये बेसिक रहा हमारा रिपाग्लिनाइड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाटिग्लिनाइड। बात करें अगर नाटिग्लिनाइड की तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नाटिग्लिनाइड स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रेशन बाय ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। मींस इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाटिग्लिनाइड प्रमोट अ मोर रैपिड बट लेस सस्टेन्ड सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन देन अदर अवेलेबल ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। मींस अदर ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट के कंपेरिजन में जो नाटिग्लिनाइड है वो इसका जो इंसुलिन का सेक्रेशन है उसको रैपिडली प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नाटिग्लिनाइड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट ए डोज ऑफ 120 mg 3 टाइम्स डेली 1 to 10 मिनट बिफोर मील्स। मींस ये मोस्ट इफेक्टिव इसका कब होगा, जब इसको हम 120 mg डोज पे 3 टाइम्स डेली यूज करेंगे और 1 to 10 मिनट बिफोर ए मील, मतलब मील से 1 से 10 मिनट पहले हम इसको लेंगे। ओके, नेक्स्ट है इट इज मेटाबोलाइज्ड प्राइमरली बाय हिपैटिक सिप्स जिसमें आता है CYP2C9 70% एंड नेक्स्ट है CYP3A4 30% एंड शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट विद हिपैटिक इनसफिशियंसी। मींस हिपैटिक इनसफिशियंसी है किसी पेशेंट को तो उसमें हमें स्पेशल केयर के साथ इन ड्रग्स को देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सम ड्रग रिड्यूस द ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट ऑफ नाटिग्लिनाइड जिसमें आते हैं हमारे कौन कौन से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रिफैम्पिसिन, सिम्पैथोमाइमेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक, थायराइड प्रोडक्ट्स। अदर की बात करें तो इसमें आता है हमारा अल्कोहल, एनसेड्स, सैलिसिलेट्स, माउस एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया विद नाटिग्लिनाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाटिग्लिनाइड थेरेपी में प्रोड्यूस फ्यूअर एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया देन अदर करेंटली अवेलेबल ओरल इंसुलिन सेक्रेटोगॉग्स इंक्लूडिंग रिपाग्लिनाइड। मींस इसमें जो हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड होता है वो सबसे कम होता है अदर अवेलेबल ड्रग थेरेपी से। ओके, तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक जिसमें हमने
एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल मॉड्यूलेटर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिगुआनाइड्स के बारे में, जिसमें हमारा ड्रग आता है मेटफॉर्मिन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप अपने क्वेरी को, डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को, क्वेरी को, कमेंट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।